नमस्कार, मैं तुम्हारे भूमि सरोज शर्मा। चीन के प्रसिद्ध युद्ध पर लिखने वाले लेखक, युद्ध विश्लेषक सुनजू, जो 2000 साल पहले पैदा हुए थे, उन्होंने एक किताब लिखा था। उस किताब में उन्होंने बताया था कि सबसे खतरनाक जासूस भीतरी जासूस होते हैं, जिन्हें दुश्मन के ही सिस्टम और अधिकारियों के बीच से खरीदा जाता है। सुनजू जब इस बात को कह रहे थे, उन्होंने हजारों युद्धों का विश्लेषण किया था। ये वह युद्ध हुआ करता था जो सत्ता दूसरे सत्ता को हटाने के लिए लड़ा करती थी। लेकिन आज खास करके जब से मार्क्सवाद धरती पर आया है, पूंजीवाद ने अपना ही शत्रु सर्वहारा को पैदा किया है, और तब से जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में ये पूरी तरह से चरितार्थ केवल युद्ध के मसले पर ही नहीं होता है, बल्कि विचार के मसले पर भी होता है। जब से मार्क्सवाद पैदा हुआ है, मार्क्सवाद के खिलाफ और साथ साथ शोषणवाद ही पैदा हुआ है, जो बार बार मार्क्सवाद को नख दंत विहीन बनाने का पूरा प्रयास किया है, जिसके खिलाफ पूरी जिंदगी खुद मार्क्स लड़ते रहे, एंगेल्स लड़ते रहे, लेनिन, स्टालिन और माओ, यहां तक कि भारत के दो सबसे महान योद्धा चारू मजूमदार और कन्हैया चटर्जी भी लड़ते रहे। ये पूरी लड़ाई न केवल युद्ध के मसले पर होती है, बल्कि यह पूरी लड़ाई विचार के जमीन पर भी उतनी ही तेजी से, बल्कि यूं कहें कि युद्ध से ज्यादा भयानक लड़ाई विचार के पटल पर होता है, जहां एक दूसरे को नष्ट करने के लिए पूरी कवायद की जाती है। विचार का मसला मार्क्सवाद के साथ बुनियादी तौर पर जुड़ा हुआ है। मार्क्स ने जब अपने ही पुस्तक में सर्वहारा अधिनायकत्व की चर्चा किया था, और यह भी कहा था कि इसके बगैर मार्क्सवाद कुछ भी नहीं है, नखदंत विहीन है, उस समय से ही पूंजीपतियों के लिए यह सबसे बड़ा खतरा बनकर के उभरा था। यही कारण है कि बार बार पूंजीवादियों ने, साम्राज्यवादियों ने मार्क्सवाद के इस पैरा को हटाने का अथक प्रयास किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की लड़ाई में भी यह बात साफ तौर पर स्पष्ट हो गई कि युद्ध के मोर्चे पर लड़ाई जितनी तीखी होती है, उससे भी ज्यादा भयानक लड़ाई और तीखी लड़ाई युद्ध के मोर्चे से पीछे, यानी विचार के मुद्दे पर लड़ा जाता है, विचार के रणभूमि पर लड़ी जाती है। और जो कोई पक्ष जब अगर मार्क्सवाद इस पर कमजोर पड़ जाता है, तो मार्क्सवाद वहां पर नष्ट हो जाता है, मार्क्सवाद वहां समाप्त हो जाता है। जैसा कि हमने पूरे भारत दुनिया के इतिहास में देखा, सोवियत संघ में जब मार्क्सवाद एक बार हार गया, तो पूरा सोवियत संघ समाप्त हो गया स्टालिन की मृत्यु के बाद। उसी तरीके से करोड़ों लोगों की कुर्बानी से तैयार किया हुआ चीन का सर्वहारा अधिनायकत्व जब विचार के मुद्दे पर हार जाता है, तो 1976 के बाद ही चीन पूंजीवाद में फिर से पतित हो जाता है, वापस लौट जाता है समाजवाद की ओर जाने के बजाय। भारत के अंदर में भी यही चीज हुआ है। भारत में मार्क्सवाद के प्रणेता सबसे ज्यादा सशक्त दावेदार हैं आपको सीपीआई माओवादी। सीपीआई माओवादी अपने जो सैद्धांतिक उनका आयाम है, उसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद को जोड़ते हुए वैचारिक लड़ाई को तेज किया है। विचार के मुद्दे पर हार जाने वाले सीपीआई माओवादी ने भारी नुकसान को अपनी आंखों से देखा है, अपने हजारों कॉमरेड्स को मरते देखा है, उन्होंने अपने हजारों लोगों को जेल में सर करके तड़पते हुए देखा है। सीपीआई माओवादी वैचारिक मुद्दे पर अगर लड़ाई को ठीक न कर पाई, अगर लड़ाई को अगर वो मजबूती से न उठा पाई, अगर तो इस बात की खतरा भी पूरी तरह से मौजूद है कि भारत के अंदर सीपीआई माओवादी भी समाप्त हो जाएगी, उसी तरीके से जिस तरीके से रूस में समाप्त हो गया, चीन में समाप्त हो गया, वियतनाम में लाखों लोगों ने अपनी जान देकर जिस वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था, इस संघर्ष को जीता था, उस संघर्ष को भी वो अपने हाथ से धो बैठे। भारत के अंदर सीपीआई माओवादी इस संघर्ष को पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत के साथ चला रही है। दुश्मन बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक अंदर दुश्मन होते हैं। जो सेनापति उन्होंने शुरू में जिक्र किया था, उन्होंने इस बात को कहा था
लेकिन यहाँ पर दो मोर्चे पर युद्ध हो रहा है। एक मोर्चा जो सशस्त्र मूवमेंट का मसला है या फिर अन्य रास्ते हैं वहां पर, और दूसरा मुद्दा वो आपको जो मोर्चा है वो है विचार के धरातल पर, जो बहुत ही भारी और भयानक है, जिसका परिणाम माओवादियों ने असीम मूल्य चुकाकर दिया है। इसी कड़ी में जब से सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी, जिसको कि इस काम के लिए संभवतः नियुक्त किया गया है, उन्होंने अवसरवाद, विघटनवाद और सशस्त्रवाद के खिलाफ तीखा प्रहार शुरू किया है। और जब से उन्होंने प्रहार शुरू किया है, तमाम ऐसे लोग तिलमिला गए हैं और अपने अपने नए नए अस्त्र शस्त्र और पैतरों का कानूनी जमाओं का इस्तेमाल करके सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी या फिर उनके विचार को समझने वाले लोगों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, कर रहे हैं, और सरकार के सामने उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं कि ये लोगों को आप उठाइए। ठीक उसी तरीके से इस तरह से वेणुगोपाल राव ने को मिलाकर अमित शाह ने पूरे लोगों को मरवा डाला। इस मोर्चे पर भी लोग मौजूद हैं जो मुख्य भूमिका में हैं और उन तमाम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर विचार के मुद्दे पर खास करके डटे हुए हैं। एनसीसी के द्वारा जारी किया गया पर्चा जो कि सीमा आजाद विश्वविद्यालय को पार्टी से निकालने की बात थी, उसमें स्पष्ट तरह से 6 पन्ने का पत्र जारी करके बस्तर टॉकीज के विकास तिवारी ने बताया था। भगत सिंह मोर्चा की तरफ से भी जो बयान आया था उसको भी हमने दिखाया था। हम दोनों पर ही मुकदमे हुए वो दूसरी बात है, लेकिन विचार के मुद्दे पर कितनी भयानक लड़ाई है इसका एक नजारा अभी एक बार फिर पेश हुआ है। जिस समय सीमा आजाद विश्वविद्यालय को संघर्ष पार्टी से निकाला गया था, उसी वक्त एक रवि नागला है जो पूर्व माओवादी हैं या फिर माओवादी मसले में बरसों जेल में रहे हैं। उन्होंने एक लेख लिखा था उसी वक्त में जबकि सीमा आजाद विश्वविद्यालय को सीपीआई माओवादी से निकाल बाहर किया गया था। उस लेख में उन्होंने बताया था, हेडिंग देते हुए, खतरनाक मिसाल। ये खतरनाक मिसाल लिखने के बाद उन्होंने कई सवाल को उठाया था, उस सवाल पर कोई जवाब कहीं से भी नहीं आया था। लेकिन इसी कड़ी में दिल्ली से एक जवाब आया है जो कि सीधे सीधे तौर पर रवि नागला के इस पत्र पर, जिसका चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उनके मुद्दों को पूरी तरीके से बेनकाब करते हुए उस पर उन्होंने साफ तौर पर दर्ज अपने आर्टिकल में किया है। यहाँ पर हम रवि नागला के सवाल का जो जवाब लोगों ने दिया है उसको हम यहाँ पर इस वीडियो में रख रहे हैं और हम अपने दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि इस मसले को गंभीरता से वो देखें, क्योंकि विचार के आधार पर लड़ी जाने वाली लड़ाई अगर आप हार जाते हैं तो फिर आप सशस्त्र मुद्दे पर भी कहीं से नहीं टिक पाते हैं। विचार का मुद्दा प्रधान मुद्दा है और इस पर बहस, इस पर जवाब तलब जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं रवि नागला के जवाब में इन्होंने क्या कहा है। गुरकीत कौर का यह लेख रवि नागला के जवाब में, के सवाल के जवाब में लिखा गया था, जिसे कि रवि नागला ने एक खतरनाक मिसाल शीर्षक के तहत लिखा था, जिसका मैंने एक पूरा चर्चा अपने पिछले वीडियो में दिया था और उसका हम लिंक यहाँ पर लगा देंगे। आप उसकी जवाब को भी वहां पर सुन लेंगे, उनके सवाल को। गुरकीत कौर ने जो लेख लिखा है वो लेख अंग्रेजी में था, इसका हमने हिंदी में अनुवाद करवाया है और वो अनुवाद में जो चीज लिखा उन्होंने है वो इस प्रकार है। साथियों, हाल के दिनों में हमने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को एक गंभीर संकट में घिरा देखा है। एक और ऑपरेशन कागार के तहत हजारों क्रांतिकारियों की निर्मम हत्या कर दी गई। यह नरसंहारकारी राज्य द्वारा जनता पर किए जा रहे युद्ध का तीव्र विस्तार है।
कॉमरेड बसवराजू, रेणुका, रूपी, हिडमा, राजूदा, कोषादा, किशनदा जैसे क्रांतिकारी नायकों ने हार के बावजूद अपनी रणनीति को त्यागने से इनकार कर दिया, राजनीति को त्यागने से इनकार कर दिया। उनके लिए उनकी राजनीति उनके शरीर और हड्डियों से भी अधिक प्रिय थी। ये साथी शहीद हो गए, लेकिन संघर्ष में सदैव जीवित रहेंगे, क्योंकि उनका रक्त जनयुद्ध को सींचेगा। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि सैन्य आक्रमण से भी अधिक खतरनाक विचारों का युद्ध है, क्योंकि संकट के समय शासक वर्ग मजबूत होता है, उसका वैचारिक प्रभाव सर्वत्र व्याप्त होता है। असफलता के समय कुछ तीव्र पूंजीवादी सोच के व्यक्ति सशस्त्र क्रांति से उम्मीद खो बैठते हैं और क्रांतिकारी आंदोलन को कमजोर करके उसे सत्ताधारी वर्ग का हथियार बनाने का कोशिश करते हैं। इसीलिए संकट मुख्य रूप से सैन्य कार्रवाई में नहीं, बल्कि क्रांतिकारी माओवादी आंदोलन के कुछ तत्वों में पनपे अवसरवाद, विघटनवाद और संशोधनवाद में देखा जाता है। ये तत्व दीमक की तरह आंदोलन को अंदर से ही वैचारिक रूप से नष्ट करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में उनमें से कुछ तो क्रांति के लिए सचमुच संघर्ष कर रहे साथियों के बारे में सरकार को जानकारी देने तक चले गए, मतलब जासूस बन गए और पार्टी की पूरी ढांचा गोपनीयता को भंग करके सरकार को उसकी पूरी रिपोर्ट दे दिए ताकि इन लोगों की हत्या की जा सके। इस प्रवृत्ति को सीपीआई माओवादी में वेणुगोपाल राव, रुपेश, बलराज आदि जैसे लोगों ने बढ़ावा दिया। कुछ दिन पहले वेणुगोपाल राव और सोनू को 15 अगस्त को आजादी का बेशर्मी से जश्न मनाते देखा गया। यह मेहनतकश जनता की आजादी नहीं है। सोनू, अगर हमारे प्यारे देश की मेहनतकश जनता के साथ विश्वासघात करना और लूट खसोट के रास्ते खोलने में सरकार की मदद करना ही तुम्हारे लिए आजादी है, तो यह आजादी सिर्फ तुम्हारी ही रहे। हाल ही में इस बागी सूची में 2 और नाम जुड़ गए हैं, सीमा आजाद और विश्व विजय। ये भी उसी तरह के निम्न बुर्जुआ बुद्धिजीवी हैं जो कहते हैं कि पार्टी को वैध और अवैध दोनों तरह के कामों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। वे भूल गए हैं कि माओ ने कहा था कि सशस्त्र संघर्ष वर्ग संघर्ष का सर्वोच्च रूप है, और यदि अवैध तरीकों से सत्ता पर कब्जा करना पार्टी का मुख्य लक्ष्य नहीं बनाया जाता तो वे पूंजीवादी निजी संपत्ति के शासन को कैसे खत्म कर पाएंगे? क्या वे वाकई पूंजीवादी निजी संपत्ति के शासन को खत्म करना चाहते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इन सबसे बड़े पैरोकारों को क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक ताकतों द्वारा बेनकाब किए जाने पर इतना बुरा लगा कि उन्होंने कार्यकर्ता और पत्रकारों के खिलाफ औपनिवेशिक काल के मानहानि के मुकदमे दायर कर दिए। इसके जरिए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे किसके साथ, किसके पक्ष में खड़े हैं। कॉमरेड लेनिन ने 1908 के फैसलों में हमें सिखाया था कि ऐसे मोड़ पर क्रांति के लिए मुख्य संघर्ष अवसरवाद, विघटनवाद और संशोधनवाद के खिलाफ होता है। पुरानी पार्टी की जगह किसी ऐसी अस्पष्ट खुली चीज को लाने की कड़ी निंदा करती है जिसे पार्टी नहीं कहा जा सकता। पार्टी तब तक कायम नहीं रह सकती जब तक वह अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष न करे, जब तक वह उन लोगों से पूरी ताकत से न लड़े जो इसे खत्म कर देना चाहते हैं, इसे नष्ट कर देना चाहते हैं, जो इसे नहीं मानते या इसे किनारा कर लेते हैं। अवसरवादियों के तरीके और बोल्शेविक के पार्टी कार्य में लेनिन ने इस बात को कहा था। लेनिन ने आगे कहा था कि इसीलिए सही क्रांतिकारी सामाजिक जनवादी रणनीतियों की रक्षा करने और पार्टी के निर्माण के लिए 2 मोर्चों पर लड़ना जरूरी काम है। अपने पूरे इतिहास में मार्क्सवाद संशोधनवाद के खिलाफ एक संघर्ष रहा है। भारत में नक्सलवादी का सही रास्ता भी कर्ण मजूमदार ने सीपीआई और सीपीआईएम के आधुनिक संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष करके ही तय किया था। आज भी क्रांतिकारी ताकतें विघटनवादियों और संशोधनवादियों के खिलाफ ऐसा ही संघर्ष कर रही है। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी जो ऐतिहासिक रूप से क्रांतिकारी आंदोलन के करीब रहे हैं,
उन्होंने सार्वजनिक रूप से कुछ बहसें छेड़ी है, खासकर सीमा और विश्वविजय के अवसरवाद के खिलाफ अपनाए गए संघर्ष के तरीकों को लेकर। इस लेख में मैं खास तौर पर एन रवि मैंने रवि नारायण नाम इनका है द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले कमेंट रवि नारायण को डर था कि खुले तौर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बेनकाब करने का यह तरीका क्रांतिकारी संगठन में गुप्त रूप से काम करने के सिद्धांत का उल्लंघन है। हालांकि जब हम गोपनीयता की बात करते हैं तो हमें यह पक्का करना चाहिए कि हम शब्दों को संदर्भ के बिना न चुने और न ही इस्तेमाल करें। सरबराह वर्ग को एक गुप्त और भूमिगत संगठन की जरूरत होती है ताकि क्रांतिकारी कार्य राज्य के सामने उजागर ना हो जाए। सत्ताधारी राज्य को हराने के लिए क्रांतिकारी अग्रिम दस्ते वैनगार्ड में एक गुप्त रूप से काम करने वाला भूमिगत केंद्र होना चाहिए जो जनता से गहराई से जुड़ा हो। इसीलिए सरबराह वर्ग के संगठन में गोपनीयता का पालन गद्दारों को राज्य से बचाने के लिए नहीं बल्कि क्रांतिकारी नेतृत्व को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। पार्टी संगठन के गुप्त केंद्रों को बचाए रखना और मजबूत करना बहुत जरूरी है। लेनिन पार्टी संगठन के सिद्धांत में 1906 में कहते हैं, सीमा और विश्वविजय इस गुप्त केंद्रों को आम जनता से अलग करना चाहते थे, जबकि कॉमरेड लेनिन ने साफ कर दिया था कि सभी कानूनी कामों का मार्गदर्शन गैर कानूनी भूमिगत कामों से होना चाहिए और अंततः उन्हें उसी की सेवा करनी चाहिए। सीमा और विश्वविजय का तर्क था कि खुली जन गतिविधियों के लिए भूमिगत पार्टी के मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए असल में ऐसे गुप्त कामकाज के सिद्धांत के खिलाफ आंदोलन के ये दो गद्दार ही हैं जो गुप्त संगठन को आम जनता से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा रवि नारायण ने क्रांतिकारी आंदोलन पर सीमा और विश्वविजय को रेड टैगिंग माओवादी होने का ठप्पा लगाने और उन्हें भेड़ियों यानी राज्य सरकार के हवाले करने का आरोप लगाया था। सच तो यह है कि ये गद्दार क्रांतिकारी मतलब सीमा आजाद विश्वविजय के बारे में बोल रहे हैं, ये गद्दार क्रांतिकारी आंदोलन में अपने अहदों का इस्तेमाल लोगों और क्रांतिकारियों के बीच अपनी साख बनाने और शासक वर्ग की सफलता का जहर फैलाने के लिए कर रहे थे। ऐसे में उनके पुराने अहदों का जिक्र करके उनका पर्दाफाश करना जरूरी हो जाता है और किसी भी क्रांतिकारी ताकत ने यह दावा नहीं किया है कि वे अभी किसी समिति में कोई पद संभाल रहे हैं, बल्कि सीमा और विश्वविजय को तो निकाल दिया गया है। यहां मैं एक चीज और जोड़ दूं आपको, सीमा आजाद और विश्वविजय बार बार इस बात को स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों जो है सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी और सीपीआई माओवादी दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। सीमा आजाद विश्वविजय का स्पष्ट कहना है कि सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी जो है जिसने कि सीमा आजाद विश्वविजय के खिलाफ 6 पन्ने का पत्र निकाला था और संघ पार्टी से बाहर किया था, वो गलत लोग हैं, वे असली माओवादी नहीं हैं। असली नकली का भी खेल यहाँ पर शुरू हो गया है। अगर सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी का आरोप गलत था, अगर सीपीआई माओवादी की एनसीसी ने कमेटी ने सीमा और विश्वविजय के खिलाफ जो कुछ लिखा था वो गलत था और सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी सीपीआई माओवादी के तहत काम नहीं करती है, तो सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी क्यों नहीं सीमा और विश्वविजय के पक्ष में कोई बयान जारी किया? यही एक अकेला तथ्य इस बात को साफ तौर पर साबित कर देता है कि दरअसल सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी सीपीआई माओवादी की उच्चतर कमेटी के अधीन काम करती है और संपूर्ण सीपीआई माओवादी ने सीमा आजाद विश्वविजय गद्दार बताया और पार्टी से निकाल बाहर किया। इसमें अलग से देखने का जो नजरिया सीमा आजाद विश्वविजय फैला रही है, लोगों को भ्रम डाल रही है, ये सही नहीं है। अगर सीपीआई माओवादी की सहमति नहीं होती सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी के प्रति, तो निश्चित तौर पर सीपीआई माओवादी के सेंट्रल कमेटी सीमा आजाद विश्वविजय के पक्ष में बयान जारी करती। पार्टी ने यह नहीं किया। यही अकेला तथ्य साबित करता है
कि सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी जो है, सीपीआई माओवादी के ही कमेटी है, उसकी ही एक उच्चतर इकाई है जिससे संशोधनवाद, विघटनवाद और अवसरवाद के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक नियुक्त किया गया है। आगे इस पत्र लेख में लिखती हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्य क्या है और यह कैसे काम करता है। राज्य वर्ग शासन का एक साधन है। यह शासक वर्गों के कामकाज को संभालने वाला एक संगठन है। भारतीय राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन देश में चल रहा माओवादी आंदोलन है। मोदी के हालिया 15 अगस्त के भाषण में माओवादी आंदोलन के बारे में बात करते हुए उन्होंने खुलकर माना कि भारतीय राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि देश की सीमाओं के भीतर है। जब यही माओवादी आंदोलन, जिसे राज्य सबसे बड़ा खतरा मानता है, किसी ऐसे व्यक्ति को बाहर निकालता है जो क्रांतिकारी आंदोलन से गद्दारी करता है, तो राज्य उन्हें गिरफ्तार क्यों करेगा, बल्कि राज्य उनकी पीठ थपथपाएगा और क्रांतिकारी आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए इन गद्दारों को शुक्रिया अदा करेगा। यह विच हंटिंग यानी किसी खास समूह को निशाना बनाना नहीं है। असल में विच हंटिंग तो लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर मानहानि का मुकदमा करना और क्रांतिकारियों को राज्य का एजेंट बताना है। इस बात को भी इन्होंने स्पष्टता से रखा है। जिस तरह से सीमा आजाद विश्वविजय बार बार विच हंटिंग का नारा लगा रहे थे, स्लोगन लगा रहे थे, तो इन्होंने जवाब दिया इस तथ्य का भी इस तरीके से, इस तरह से है। और असल में विच हंटिंग तो सचमुच में उन लोगों का किया जा रहा है या होगा, कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं जो पत्रकारों पर और मजदूर कार्यकर्ताओं पर मानहानि का मुकदमा ठोकने का कोशिश करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद दस्तक पत्रिका को मजदूर अधिकार संगठन द्वारा जलाए जाने को बहुत कठोर कदम माना गया। ये रवि नारला ने इस बात को कहा था अपने खतरनाक मिसाल वाले आर्टिकल में। सीमा और विश्वविजय के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन का संघर्ष असल में मार्क्सवाद और संशोधनवाद के बीच का संघर्ष है, जो कि अंततः सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के बीच का संघर्ष है। ऐसा राजनीतिक संघर्ष कभी भी नरम नहीं रहा और क्यों होना भी चाहिए। अवसरवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना बहुत कठोर कदम नहीं है। संशोधनवादी अखबारों, पत्रिकाओं और साहित्य को जलाना बहुत कठोर कदम नहीं है। असल में सांस्कृतिक क्रांति के दौरान जब लियू शाओकी को चीन का खुश्चेप करार दिया गया, तो उनकी किताबें, भाषण और पर्चे जब्त कर लिए गए और कई जगहों पर रेड गार्ड समूह द्वारा निंदा अभियान के दौरान उन्हें सार्वजनिक रूप से जला दिया गया या लुगदी बना दिया गया। सामाजिक समाजवादी सोवियत संघ के साहित्य को भी जलाया और नष्ट किया गया। हर निर्णायक राजनीतिक संघर्ष पर उन लोगों द्वारा हद से आगे बढ़ने का आरोप लगाया गया जो यथास्थिति बनाए रखना चाहते थे। जिन्हें यह संघर्ष बहुत कठोर लगता है, वे आगे चलकर GPCR मतलब महान सरबराह सांस्कृतिक क्रांति को भी बहुत कठोर कहेंगे। आज न केवल युवाओं और छात्रों पर बल्कि पूरी क्रांतिकारी जनता के कंधों पर यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि वे अवसरवाद, विघटनवाद, संशोधनवाद के खिलाफ रेड गार्ड की तरह लड़ें और माओवाद को आगे बढ़ाएं। यहीं पर मैं तथ्य और रख दूं आपको, जब काउस्की ने गद्दारी किया था तो लेनिन ने उनकी किताब को जलाने का भी आह्वान किया था और जलाया था। तो ये जो साहित्य को जलाना है, दस्तक जैसे पत्रिका जलाना है, इसके बारे में अभी मैं कल एक व्यक्ति से बात कर रहा था जो कि स्कॉलर थे पटना में ही। उन्होंने जो ही सीमा आजाद का नाम सुना, वे घृणा से मुंह फेर लिए और कहने लगे ये तो अब भ्रष्ट हो गई है। जब मैंने इनसे भेंट किया था तो इन्होंने मार्क्सवाद पर बात करने के बजाय अपनी किताब दिखा रही थी और उस पर बहस बात कर रहे थे, इसको पढ़िए, इसको बेचिए। खैर आगे ये लिखते हैं, इस आर्टिकल लिखता है, इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रवि नारला की ये सभी आलोचनाएं काम करने के तरीके को लेकर के है, मेथड्स को लेकर के है। जब हम सही क्रांतिकारी लाइन स्थापित करने के लिए गलत विचारों के खिलाफ संघर्ष करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि सबसे जरूरी चीज बाहरी रूप नहीं बल्कि उस चीज के भीतर का मुख्य विरोधाभास और मुख्य पहलू होता है।
मुद्दा आलोचना का रूप नहीं बल्कि उस राजनीतिक कंटेंट है, संघर्ष का दिखावा नहीं बल्कि उसका असली मकसद है। जहां रवि नायला ने OLR मतलब अवसरवाद, विघटनवाद और संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष के तरीके पर अपनी आलोचना खुलकर सामने रखी, वहीं उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में साफ तौर पर लिखा कि वे इसके कंटेंट पर ऑनलाइन कोई चर्चा नहीं करेंगे। जब किसी चीज के असली मकसद या सार पर बात करने की बारी आई तो उन्हें अचानक कैसे याद आ गया कि बहस का समाधान ढांचागत तरीके से होना चाहिए। सच तो यह है कि इन लोगों के पास कंटेंट के खिलाफ कहने के लिए मार्क्सवादी नजरिए से कुछ भी नहीं है, इसीलिए वे संघर्ष के तरीकों को लेकर इधर उधर की बातें करते हैं। यह अपने आप में आलोचना का एक पोस्ट मॉडर्न अवसरवादी तरीका है, न कि माओवादी तरीका। तो सच्चा और ईमानदार दो लाइन संघर्ष होता है। जो भी लोग सीमा आजाद कभी भी कंटेंट पर बात नहीं करते हैं। माओवादियों ने जो आरोप लगाया उन पर है, माओवादियों ने जो नारीवाद और शोषणवाद लाइन पर सवाल उठाया है, उस सवाल पर सीमा आजाद विश्वविजय अपना मुंह सील लिए हैं। या उनके समर्थन में जो कोई लोग भी आ रहे हैं, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जो लोग आ रहे हैं, वो कंटेंट पर बात नहीं करते हैं, बस वे कहानी करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कंटेंट जो CPI माओवादी की NCC कमेटी ने आरोप लगाया है, उस पर बात करने की जो बारी आती है कि दाएं बाएं हो जाते हैं, जैसा कि रवि नायला के संदर्भ में भी यह लेख कहता है। इस संघर्ष के कंटेंट पर जो एकमात्र बहस उठी वह सीमा आजाद के रेडिकल नारीवाद को लेकर थी, रवि नायला के उस लेख में, जिसकी तुलना रवि नायला कॉमरेड अनुराधा गांधी के शानदार संघर्ष से कर रहे हैं। अनुराधा गांधी CPI माओवादी की एक वरिष्ठ नेता थी, जिनकी मृत्यु कई साल पहले जंगल में बीमारी के कारण हो गया था। शायद डेंगू या कुछ किसी तरह बीमारी हुआ था, मच्छर काटने से इसका मृत्यु हो गई थी। अनुराधा गांधी कोबाद गांधी की पत्नी थी और दोनों में विचार का इतना अंतर है। कोबाद गांधी जहां अनुराधा गांधी संघर्ष करती हुई मारी गई, कोबाद गांधी प्रतिक्रियावादी साथ मिलकर के अपने रास्ते चल रहे हैं। बहरहाल अनुराधा गांधी पर CPI माओवादी पूरी तरह से फैट करती है, उनको अपना साथी मानती है और इसीलिए रवि नायला ने सीमा आजाद के बचाव में अनुराधा गांधी का नाम इस्तेमाल किया। यह भी बड़ा चीज है। मैं यहाँ पे एक और जोड़ दूं आपको, जब वेणुगोपाल राव ने सरेंडर किया था, हथियार लेकर के शासक बल के पास पहुंच गए थे, तो उन्होंने बयान दिया था कि यह काम करने के लिए ही बासवराज ने ही उनको कहा था। बासवराज हथियार रखना चाहते थे। मैंने उस वक्त भी सवाल पूछा था कि अगर बासवराज जो CPI माओवादी के महासचिव थे वो हथियार रखना चाहते थे, शायद संघर्ष विराम करना चाहते थे, तो आखिर वो कौन सा कारण था कि बासवराज पूरे 72 घंटे तक लड़ते रहे, भूखे प्यासे लड़ते रहे, लेकिन उनके आंखों के सामने उनके साथी दम तोड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन बासवराज ने एक बार भी सरेंडर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अपनी जहां तक कि अपनी जान बचाने के लिए भी उन्होंने सरेंडर का इस्तेमाल नहीं किया। हथियार रखने की बात उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने मौत को चुनना बेहतर समझा, हथियार रखने को नहीं। आखिर असल में ऐसे लोग जो प्रतिक्रियावादी से उनके साथ हो जाते हैं, वह बड़े नामों का इस्तेमाल उनकी रक्षा के, अपनी रक्षा के लिए करते हैं। इसी संदर्भ में सीमा आजाद के बचाव में अनुराधा गांधी का नाम इस्तेमाल किया है रवि नायला ने, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए इस लेख में कहा गया है कि इस संघर्ष के कंटेंट में, मतलब रवि नायला का जो कंटेंट था, जो लिखा था उन्होंने, उसमें वह सीमा आजाद के रेडिकल नारीवाद को लेकर थी, जिसकी तुलना रवि नायला ने कॉमरेड अनुराधा गांधी के शानदार संघर्ष से कर रहे हैं। पितृसत्ता के खिलाफ कॉमरेड अनुराधा का संघर्ष नारीवादी आंदोलन में मौजूद उन प्रतिक्रियावादी और शासक वर्ग की विचारधाराओं के खिलाफ भी था, जिसमें रेडिकल नारीवाद भी शामिल है। उन्होंने कहा था, रेडिकल नारीवादियों ने ऐतिहासिक विकास और ऐतिहासिक तथ्यों को हल्के में लिया है और स्त्री पुरुष के विरोधाभास को ही मूल और मुख्य विरोधाभास मानकर अपनी समझ थोपी है। यह दावा करते हुए कि इसी ने असल इतिहास की दिशा तय की है,
इसी मुख्य बिंदु से रेडिकल नारीवादी विश्लेषण इतिहास को पूरी तरीके से छोड़ देता है, राजनीतिक आर्थिक ढांचे को नजरअंदाज करता है और केवल विकसित पूंजीवादी समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है और वहां की स्थिति को सार्वभौमिक मानवीय स्थिति के तौर पर पेश करता है। रेडिकल नारीवादी आदर्शवाद पर आधारित है और यह महिलाओं को कभी भी पितृसत्ता की बरियों से आजाद नहीं करा सकता, क्योंकि यह इसकी भौतिक जड़ों यानी वर्गीय समाज का विश्लेषण करने से इनकार करता है। पितृसत्ता के खिलाफ अनुराधा के संघर्ष का उदाहरण देकर सीमा की महिला विरोधी और जन्म विरोधी प्रवृत्तियों को सही ठहराना अपमानजनक है। मैं कॉमरेड रवि डायला से गुजारिश करती हूं कि वे रेड टैगिंग, गुप्त रूप से काम करने के सिद्धांत और अनुराधा गांधी के नाम का इस्तेमाल बिना संदर्भ के ना करें। आपको संघर्ष को हर पहलू से समझना चाहिए और इसके सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए। जो हो सकता है कि आप सीमा को दशकों से जानते हैं और हम सब जानते हैं कि उन्होंने लंबे समय तक वास्तव में अच्छा काम किया, लेकिन यह कहना बेईमानी होगी तो वह बिना किसी विचारधारा वाली स्वतंत्र मानवाधिकार कार्यकर्ता थी। कोई भी चीज विचारधारा से अछूती नहीं होती। देश के बहुत सारे मेहनतकश लोगों के लिए इतने सालों तक काम करने की प्रेरणा उन्हें मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद की विचारधारा से मिली थी। अब जब उन्होंने वह रास्ता छोड़ दिया है तो हम उनका समर्थन जारी नहीं रख सकते और ना ही हमें ऐसा करना चाहिए। क्या प्रचंड और फवाद गांधी ने भी कभी अच्छा काम नहीं किया था? किस चीज ने उन्हें वह अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया? यह उनकी क्रांतिकारी राजनीति थी। क्या उस राजनीति को छोड़ने और लोगों के साथ विश्वासघात करने के बाद भी हम उन्हें क्रांतिकारी कहते रहेंगे? नहीं। जब कोई व्यक्ति क्रांतिकारी राजनीति करना बंद कर देता है तो वह क्रांतिकारी नहीं रह जाता। वे या तो गैर क्रांतिकारी बन जाते हैं या फिर प्रति क्रांतिकारी। आज हमें अपनी समझ उनके मौजूदा राजनीतिक लाइन के आधार पर बनानी चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या यह क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ा रही है या उसे नुकसान पहुंचा रही है। आज सीमा और विश्व विजय सिर्फ बातों से क्रांतिकारी है, लेकिन असल कामों में वे शासक वर्गों की पिछलग्गू बन गई है। हमें अपने दोस्तों और दुश्मनों का आकलन उनकी राजनीतिक लाइन के आधार पर करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद की सही क्रांतिकारी लाइन पर अडिग रहने का संकल्प लें और जनवादी क्रांति, समाजवाद, साम्यवाद की ओर आगे बढ़ें। जब इस कांटों से भरे रास्ते पर हमें कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, आइए हम मुश्किलों या बुरे दौर से घबराए नहीं। अच्छे समय में सरबराह बनकर दोस्त बने रहना आसान है, लेकिन हमें चीड़ और सरूख के पेड़ों की तरह बनने का संकल्प लेना चाहिए जो कड़ाके की ठंड में भी अपनी मजबूती दिखाते हैं। आइए हम उन सभी लोगों के खिलाफ अटूट संघर्ष की भावनाओं को बुलंद रखें जो आंदोलन को खत्म करने या कमजोर करने की कोशिश करते हैं, यानी विघटनवादी, चाहे वे कोई भी हो। सुरक्षित कौर का यह आलेख है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।